प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार देखते रहेंगे। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका वास्तविक कुंडलियों में योग को बता करके मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम अद्भुत योगों का विचार करेंगे। पुष्कल योग। पुष्कल योग क्या होता है? नृप योग और ग्रह द्वारा सकट योग। सकट योग कई प्रकार का होता है। यहां पर ग्रह द्वारा है, वो ग्रहों की पोजीशन क्या है उसका आप हम बताएंगे। कालसर्प योग और लगन दोष। दर्शकों, आपकी कुंडली में कोई भी लगन हो, मैंने यहां पर लगन कोई भी हो वो लिखा है। अगर पूरी कुंडली में कहीं पर भी 3 या उससे अधिक ग्रह उच्च राशि में होंगे तो उसको नृप योग कहा जाता है। 3 या 3 से अधिक ग्रह उच्च राशि में होंगे उसको नृप योग कहा जाता है। नृप का मतलब राजा। कुछ भी होने दो, वो अपने लेवल में अपने स्तर में राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करेगा। ये कोई जरूरी नहीं है अब किसी के पास धन हो या वो हो, नहीं, वो सुखी जीवन व्यतीत करेगा, राजाओं जैसा करेगा और उसके पास किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे राजा के पास नहीं होती है वैसे उसके पास भी नहीं होगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वो अलग बात है, ग्रहों को जब कभी एक दूसरा ग्रह टांग खींचता है तो उसका उपाय करना संभव है। योग नृप योग है। जातक की कुंडली में 4 ग्रह उच्च राशि में है तो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि कुंडली में कहीं पर भी 12 भाव में 3 से अधिक उच्च ग्रह होंगे वो नृप योग होगा। दूसरा है पुष्कल योग। पुष्कल योग लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी की अच्छी जगह पर युति होगी। केंद्र और त्रिकोण में लगन का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, आपकी कुंडली कोई भी हो, लगन का स्वामी कोई भी लगन हो, लगन का स्वामी और चतुर्थ भाव में कोई भी राशि हो उसका स्वामी अगर केंद्र में 1 2 3 ये 4 केंद्र है त्रिकोण में, इनमें अगर वो युति बनाएंगे तो पुष्कल योग होगा। पुष्कल योग में जातक को मधुर भाषी बनाएगा, भूमि मकान और धनवान बनाएगा। उसके पास विस्तृत भूमि होगी, धन की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा क्योंकि लगन स्वयं है और चतुर्थ भाव भूमि मकान माता से संबंधित है। तो जब लगन और चतुर्थ भाव का स्वामी दोनों मिलकर के एक शुभ स्थान में होंगे तो उसको जमीन जायदाद और सुख की कोई कमी नहीं होगी, क्यों? चतुर्थ भाव अपने आप में सुख का भाव है। सकट योग। मैंने जैसे बताया कि सकट योग कुंडली में कई प्रकार से बनते हैं। यहां पर अगर लगन से सप्तम भाव तक, लगन 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 भावों में अगर सभी ग्रह हों, सभी ग्रह का मतलब 7 ग्रहों से लिया गया है। राहु केतु इसमें कभी भी जब ग्रहों का वर्णन आता है नहीं होते, तो सभी प्रमुख ग्रह या ये कह सकते हैं प्रमुख ग्रह 7 ग्रह लगन से लेकर के सप्तम भाव तक हो तो उसको सकट योग कहते हैं। सकट का मतलब है गाड़ी का पहिया, फॉर्चून टर्न लाइक ए व्हील। वह संघर्ष में जीवन बनाता है। उसका मैं एक छोटा सा तर्क आपके सामने बताऊं। एक ऐसे ही तो साधारण कह देते हैं हम लोग जो सकट योग बनाता है लगन से लेकर सप्तम भाव, नहीं, उसका एक तर्क देखिए, उसके पीछे तर्क क्या है। दर्शकों, लगन में बच्चा पैदा होता है, परिवार में जाता है, भाई बहन के साथ रहता है, घर में रहता है, सुख भाव में रहता है, शिक्षा ग्रहण करती है। फिर संघर्ष करने के बाद, रोग शत्रुओं के बाद आता है सप्तम भाव, जो कि जीवन साथी का भाव है। सप्तम भाव, उसको जीवन साथी मिल जाता है सप्तम भाव तक,
और उसकी लाइफ, उसका जीवन परिपक्व हो जाता है। आप ये समझो अब वो एकदम बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसका लालन पालन भी हो गया, 1 से लेकर के 7 तक लालन पालन भी हो गया, उसकी शिक्षा भी हो गई साधारण तौर पर मानिए आप, और उसकी शादी भी हो गई। तो अब उसके पास क्या रह जाता है, आगे जीवन में बढ़ने के रह जाता है। तो जब ये यहां पर ऐसा हो और इस साइड में यानी सप्तम से और द्वादश कोई ग्रह ना हो तो संघर्ष में जीवन होता है, क्योंकि मिलना तो यहां से है, भाग यहां पर बैठा है, आमदनी आयु और कष्ट यहां पर बैठी है, आमदनी यहां पर बैठा है और कर्म स्थान यहां पर बैठा है और खर्चा स्थान यहां बैठा है। तो वहां से मिलना है। तो ऐसा माना गया ज्योतिष में कि लगन से सप्तम तक सारे ही ग्रह हो तो वो देखेगा उस तरफ, वहां पर विराजमान होगा नहीं, कोई अच्छा योग नहीं बनाएगा, क्योंकि भाग्य भाव इधर रह जाता है, कर्म भाव इधर रह जाता है, आमदनी का इधर रह जाता है। तो ये भाग्य भाव, कर्म भाव और आमदनी का भाव ये विशेष रूप से है 3 भाव। तो हमारा भाग्य भी साथ देना चाहिए और हमारे कर्म स्थान में प्रतिष्ठा भी अच्छी आनी चाहिए और आमदनी भी आनी चाहिए। इसलिए हमारे ज्योतिष विद्वानों ने बुलाया कि लगन से सप्तम तक हो तो संघर्ष करने के बाद जीवन आगे बढ़ता है, बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। तो मैंने यहां पर आपको शकट योग। दूसरा काल सर्प योग। काल सर्प योग तो एक साधारण है, जब ग्रहों की स्थिति ब्रह्मांड में बनती है, पूरे ग्रह राहु और केतु की परिधि में आ जाते हैं तो संपूर्ण काल सर्प योग हो जाता है। काल सर्प दोष का नाम अलग अलग दिया है और एक ग्रह पद्धति से बाहर हो जाता, आंशिक हो जाता है, उस आंशिक का मतलब नहीं, काल सर्प दोष का प्रभाव इसी तरह से होता है, तो काल सर्प दोष। दूसरा लगन दोष, हमेशा हर वीडियो में ही बताया जाता है, सभी ज्योतिषाचार्य बताते हैं और सभी तकरीबन सबको है कि लगन लगनेश बलवान होना चाहिए। अगर क्यों बलवान होना चाहिए कि जिसकी कुंडली है वह जातक स्वयं है, लगन लगनेश वह जातक स्वयं है, तो लगन लगनेश स्वयं का प्रतिनिधि करता है, वह बलवान होना चाहिए। तो जातक का लगन दोष है। अब इस पर हम विचार आगे करेंगे कि जातक की कुंडली क्या कहती है। ये मैंने इस कुंडली में जो योग बन रहे हैं उनकी व्याख्या बताई। आपका लगन कोई भी हो, जातक का जन्म 8 सितंबर 1995 कृष्ण पक्ष 7 रोहिणी चरण 2 नक्षत्र और गुरुवार को हुआ। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, इसका मतलब चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है और रोहिणी नक्षत्र की योनि सर्प है। आगे बढ़ते हैं। लगन जन्म के समय पर वृषभ लगन उदय हुआ। वृषभ लगन के 23 डिग्री 40 अंश विराजमान है। लगन में चंद्रमा 14 डिग्री लेकर के विराजमान है, तो वहीं पर केतु 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। 28-54 केतु मृत अवस्था में है। आप ये समझो केतु प्रभावहीन है। तृतीय भाव में गुरु कर्क राशि में 25 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं चतुर्थ भाव में सिंह राशि में सूर्य 22 डिग्री लेकर विराजमान है, मंगल 14 डिग्री लेकर विराजमान है, तो शुक्र 24 डिग्री लेकर विराजमान है। सूर्य से 2 डिग्री पर दूरी है। शुक्र अस्त है। शुक्र लग्नेश है और छठे भाव का स्वामी है। शुक्र अस्त है, प्रभावहीन है। तो इस कुंडली में जब शुक्र अस्त हो जाता है या किसी भी कुंडली में, आपकी कोई भी कुंडली हो, जब लग्नेश अस्त हो जाता है तो इसका मतलब है जातक अस्त हो गया, उसको शुभ प्रभाव मिलेगा कैसे, उसका तो जीवन ही संपर्क में हो जाएगा। तो यहां पर लगन दोष आ गया, अपने आप में क्लियर हो गया। पंचम भाव में बुध अपनी उच्च राशि में है, कन्या राशि में है। छठे भाव में शनि अपनी उच्च राशि में 25 डिग्री लेकर के विराजमान है, तो वहीं सप्तम भाव में राहु 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। ये मैंने ग्रहों की आपको स्थिति बताई। जातक का जन्म वृषभ लगन में हुआ। वृषभ लगन वालों, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, तो ये जरूरी बात है कि शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है। उनका शरीर अच्छा सुगठित होगा और व्यक्तित्व उनका चुंबकीय होगा, स्वभाव गंभीर भी होगा,
और उनकी प्रवृत्ति योजनाबद्ध काम करने की होगी। वो किसी भी काम को जो प्रभु देते हैं तो योजनाबद्ध देते हैं, और कोई गलती हो भी जाती है तो बहुत अधिक पछताते हैं। और ऐसे जातक दर्शकों हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनका मनमोहन जैसे दूसरे आदमी का वो एकदम चित्त खींच लेते हैं, इसलिए ऐसा बताया गया है साखी में। अब आगे बढ़ते हैं सूर्य के ऊपर। लग्नेश का मैंने आपको बता दिया कि लग्नेश अस्त है, प्रभावहीन है, कमजोर है। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव में सिंह राशि है। सूर्य ग्रहों का राजा, सिंह राशि में सूर्य 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। लगन के 23 डिग्री है। सूर्य अपने आप में विराजमान है। माता, भूमि, मकान और संपत्ति का पूर्ण रूप से सुख मिलने वाला सूर्य तेजस्वी का कारण है, पिता का कारक है और आत्मा का कारक है। भरपूर राजाओं जैसा उसको सुख मिलेगा, ऊपरी दिखावा भी करेगा और कठिनाई के समय पर संतुलन भी रखेगा अपना, क्योंकि सप्तम दृष्टि से शत्रु की राशि में दसम भाव को देख रहा है। शत्रु की तो राशि तो है, लेकिन दसम भाव में सूर्य का प्रभाव दिग्बली होता है और राजा है। थोड़ी बहुत कठिनाई देखते हुए, पिता के साथ में सामर्थ्य ना रहते हुए राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करेगा। ऐसे जातक को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है और लगन में उच्च राशि में है। कृष्ण पक्ष सप्तमी का है। जस्ट बलवान कह सको तो अभी आगे बढ़ेगा तो कमजोर होता चला जाएगा। थोड़ा सी इसको बलवान ही समझो, तो सप्तमी में इतना नहीं, आगे जैसे बढ़ेगा तो होता जाएगा। मनोबल अच्छा, भाई बहनों का सुख, सफलता, सम्मान। नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। स्त्री के पक्ष में कुछ न कुछ असंतोष। चंद्रमा लगन में है, जातक को मनमोहक और तेजस्वी पत्रिका बनाता है, क्योंकि उच्च का चंद्रमा जातक को ऊंचा उठाने में मदद करता है। बात करते हैं मंगल। मंगल द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, सहवास सुख का भाव है और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। मंगल अस्त है, तो इससे ही आप समझ गए होंगे, जब सहवास सुख में कमी है, जीवन साथी के सुख में कमी है, उधर चंद्रमा भी देख रहा है नीच दृष्टि से और उसका स्वामी भी अस्त है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का कारण बनता है, दाम्पत्य सुख में कमी का कारण देता है। मंगल प्रभावहीन है। सप्तम भाव के स्वामी का और द्वादश भाव के स्वामी का रत्न नहीं पहनाया जा सकता। मैं यहीं पर उपाय बता दूं तो मंगल के बीज मंत्र से आपको हनुमान जी की प्रार्थना करने से मंगल को ऊंचा उठाना पड़ेगा। और सूर्य से अस्त है, सूर्य को लगातार जल देना पड़ेगा ताकि वो मंगल के ऊपर अपना अशुभ प्रभाव ना बनाए। और ऐसा होता ही है, सूर्य खुश हो जाता है और दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाता है। हां, मंगल के कारत्व कर्म अवश्य करने पड़ेंगे। मंगल के जो कारत्व कर्म है छोटे भाई बहन के प्रति, उनके कार्य अवश्य करने पड़ेंगे। जीवन साथी सुख देगा। तो साथ साथ मैंने आपको उपाय बता दिया। अब बात करते हैं बुध की। बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव में बुध उच्च राशि में है। दर्शकों, कितना अच्छा ग्रह की स्थिति है। बुद्धि, विद्वान, संतान के विषय में इतनी सफलता, बुद्धि के बल पर प्रतिष्ठा, सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि से देख रहा है, फिर भी अपने बुद्धि की बल से प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। दर्शकों, आज मैं आपको पंचम भाव के विषय में थोड़ा सा बताता हूं, गहन अध्ययन नहीं वीडियो। पंचम भाव में हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव भी आता है। पंचम भाव हो और नवम भाव हो, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? पंचम भाव उन कामों को दर्शाता है जो हमारे पिछले जन्म में काम अधूरे रह गए। ये भी चीज है कि यहां पर बुध होगा तो क्या प्रभाव होगा, शुक्र होगा तो क्या प्रभाव होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, कभी एक स्पेशल वीडियो बनाकर बताऊंगा। पंचम भाव उन कर्मों को दर्शाता है कि जो हमारे पिछले कर्म में हमने उनको शुरू तो कर दिया और पूरे नहीं हुए।
शिक्षा इस जन्म में शिक्षा, संतान, बुद्धि आदि को दर्शाता है। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आज बताया। और नवम भाव उसको दर्शाता है कि हमने पिछले जन्म में जो कार्य शुभ थे या अशुभ थे हमने कंप्लीट कर दिए, उनके प्रभाव के अनुसार हमारी भाग्य की स्थिति बनती है। भाग्य कमजोर बनता है या अच्छा बनता है तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है नवम भाव की स्थिति। ये पूर्व जन्म में जो कर्म हमारे अधूरे रह गए, हमारी जिज्ञासा रह गई, हमारी इच्छा रह गई, उनको पूर्ण करने के लिए है। तो मैंने आज को इसको विशेष आपको बताया। बुध अच्छा शिक्षा बनेगा, संतान अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा जातक बुद्धि का धनी होगा, आमदनी भी बुद्धि योग से करेगा। बात करते हैं गुरु की। गुरु अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में उच्च राशि में है। गुरु पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। गुरु 25 डिग्री लेकर के उच्च राशि में है, ग्रह बलवान है। यहां पर राहु मृत अवस्था में है। गुरु का शुभ प्रभाव पंचम भाव सप्तम भाव पर आ रहा है और जीवन साथी के सुख में अच्छा मिल रहा है। और सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है तो भाग्य में उतार चढ़ाव देगा, क्योंकि नीच दृष्टि आ जाती है। नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी को खींच लेगा। कोई भी ग्रह अपने भाव को कभी दूषित नहीं करता तो आमदनी भरपूर हो जाएगी, आमदनी में कोई कमी नहीं होगी, आमदनी अच्छी खींचेगा। धन का भाव का स्वामी बुध यहां उच्च राशि में बैठा है, धन अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी होगी, संतान अच्छी होगी। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, वृषभ लग्न में शनि नवम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, प्रबल कारक ग्रह माना गया है। छठे भाव में उच्च राशि में है, शत्रु पक्ष के ऊपर प्रभावशाली रहेगा। नवम भाव का स्वामी है, नवम से दसम भाव पर है, यहां पर केंद्र प्रभाव बन रहा है। शत्रु पक्ष में प्रभावशाली रहेगा, राज व्यवसाय के पक्ष में सफलता मिलेगी, क्यों राज्य का स्वामी है, उच्च स्थान में है और दसम भाव से नवम स्थान पर है। दर्शकों, दसम भाव से नवम स्थान पर जगह है, नव पंचम अपने भाव को बना रहा है, अपने व्यवसाय को ऊपर उठाएगा। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु अच्छी होगी। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, बाहर से संबंध नहीं होंगे, बाहर से संबंध नहीं होंगे। ऐसा जातक परिश्रम द्वारा अपनी भाग्य की उन्नति करता है, क्योंकि छठा भाव संघर्ष का भी भाव है और भाग्य का स्वामी उच्च राशि में है और भाग्य से दसम स्थान पर है। भाग्य से दसम स्थान पर, भाग्य के ऊपर इसका केंद्रीय प्रभाव भी है, तो अपने परिश्रम से अपने भाग्य की ऊंची करेगा, उन्नति करेगा। ऐसे जातक को पेट पैर संपत्ति कुछ परेशानी आएंगी। मैंने आपको पहले चंद्रमा उच्च राशि में बताया, गुरु भी उच्च राशि में बताया और बुध भी उच्च राशि में बताया। ये चौथा प्लेनेट, चौथा ग्रह उच्च राशि में है, 4 ग्रह उच्च राशि में है। वीडियो कहता है कि 3 या 4 ग्रह जिस जातक की कुंडली में उच्च राशि में हो उसको राजाओं जैसा होगा, तो यह जातक राजाओं की तरह है। अब बात करते हैं राहु की। राहु केतु मृत अवस्था में है, लेकिन कालसर्प दोष तो बना रहे हैं। क्यों? वो तो कोई भी अवस्था होने दो, कालसर्प दोष तो बनेगा। इस तरह से अनंत कालसर्प योग बन रहा है। जीवन में संघर्ष, वैवाहिक जीवन में कष्ट, कुटुंबियों से हानि और मानसिक परेशानी और हमेशा भय के पीछे लगा रहता है। ये कालसर्प दोष का प्रभाव है। दर्शकों, जातक की दशा अभी बुध की महादशा 12 मई 22 से लेकर के 12 मई 39 तक चल रही है। अच्छी है, क्योंकि बुध पंचमेश है, द्वितीय है, बुध बलवान है, बुद्धि का कारक है। इस जातक का ने पूजा कराने के बाद रत्न धारण किया। जरूरी बात है, लग्नेश का रत्न धारण करना पड़ेगा। और रत्न धारण के बाद पितृदोष पूजा करने के बाद
जातक को व्यवसाय में दिन रात चौगनी हुई। इस जातक का काम घर की इंटीरियर फर्नीचर का है, क्योंकि शुक्र यहां बैठा हुआ घर के स्थान में और दिन रात दोनों चौगनी है, कोई समस्या नहीं है। ये मैंने आपको इसमें एडिशन बता दिया। तो दर्शकों, मैंने कुंडली में बताया लग्नेश और चतुर्देश पुष्कल योग, मैंने आपको उसकी व्याख्या भी बता दी। लग्नेश और चतुर्देश, सूर्य और शुक्र यहां है, शुक्र अस्त है, तो नग धारण करना पड़ेगा। आपका भी इसी तरह से है, तो आप अगर उसके लिए नग धारण करना निर्धारित है ग्रहों की स्थिति का, तो नग धारण करना चाहिए। जिसका आप नग धारण नहीं कर सकते गृहस्थी का, उसका बीज मंत्र का जाप कीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। नृप योग में 3 या अधिक ग्रह उच्च राशि में है, राजा जैसा, मैंने आख्या के मुताबिक इस कुंडली में है, जातक राजा जैसा व्यतीत कर रहा है। शकट योग लगन से सप्तम, सभी ग्रह संघर्ष में जीवन के बाद आगे बढ़ा। शकट योग की व्याख्या के साथ मैंने आपको बताया। कालसर्प योग और कालसर्प योनि, कालसर्प योग अनंत नाम कालसर्प योग है और उसके ऊपर सर्प योनि हो गई, तो ऐसा माना जाता है दर्शकों कि पूर्व जन्म में इस जातक की मृत्यु सर्प के काटने से हो गई। तो ऐसे में जो कालसर्प योग भी हो और सर्प योनि हो, तो जातक को अधिक परेशानियां उठानी पड़ती है और इसका निवारण समय समय पर करते रहना चाहिए। जब तक आपकी क्रियात्मक आयु है, तो कालसर्प दोष आदि जो अशुभ योग है उनकी आपको शांति कर देनी चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि ये शांत होते मिटते नहीं है। पितृदोष तो मिट जाता है, पितृदोष आपने एक बार कर लिया, जिसके पुरुष की मुक्ति नहीं होनी थी, आपने अपने पूर्व जन्म का कर्मों का एफिडेविट भर दिया, प्रायश्चित कर लिया, हो गया। लेकिन कालसर्प दोष ऐसे जो दोष हैं ये मिटते नहीं, शांत होते हैं, तो उसकी शांति कराते रहना चाहिए, आपको अवश्य फायदा होगा। दर्शकों, आज इस वीडियो में मैंने आपका जो शास्त्रों के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं फिर कहूंगा आप मेरा वीडियो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। मेरे वीडियो में हमेशा नंबर रहता है, किसी को भी जातक को पूरी छूट है, वो कभी भी बात कर सकता है, कोई पूछ सकता है अपनी कुंडली के बारे में। मैं पूछ ले ऐसे क्या कोई पैसा नहीं लेता, मैं बताता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल बताता हूं। क्यों? मैं ये सोचता हूं कि जो मुझे 2 अक्षर ज्ञान का मिला है, उससे मैं आपका ज्ञान, आपका मार्गदर्शन करता हूं। दर्शकों, जैसा कि हर वीडियो में कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नरदेहर, जहां पर कालसर्प दोष, पितृदोष पूजाएं ऑर्गेनाइज की जाती है। जो इच्छुक है करा सकता है, संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जो लिखाने वाला इच्छुक है पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है, हाथ से लिखी जाती है, 30-35 पेज हो जाते हैं, जो लिखाना चाहे लिख सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के गुण मिलान में भी पीछे नहीं है और बिना किसी शुल्क के वर्कशॉप करके राह आसान करता है, जिसको फायदा उठाना चाहता है उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तुशास्त्र में भी सहायक है, जिसको मदद लेनी है वो ले सकता है। फिर कहूंगा दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और फिर कहूंगा अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा उठे और मैं इसी तरह से आपके सामने वास्तविक कुंडलियां बनाता रहूं। धन्यवाद।